हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था का हेड कौन है आप लोगों को बताना है ऑप्शन में चुन के। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, उसी का प्रधान कौन है आप लोगों को बताएंगे। तो मेधा पाटेकर, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र सिंह, तो ये आपका राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा आपका चिपको आंदोलन से है। उसके बाद मेधा पाटेकर आपका नर्मदा बचाओ से संबंधित है। तो इस तरह से आपका जो जल संरक्षण से संबंधित कौन हो गया, राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही विकल्प का या सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो भूमिगत जल के जो स्तर होते हैं दिनों दिन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो इनका क्या मतलब की कारण है। वर्षा का कम होना, वृक्ष का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना, उसके बाद नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना, जिससे क्या होता है भूमि का जो जल स्तर है दिन ब दिन क्या हो रहा, घटते जा रहा, यानी कि क्षीणता हो रही है उसका। तो इस तरह से सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ पंपों का उपयोग करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। यानी कि कई स्थानों को जो अम्ल वर्षा के द्वारा जो है क्या हो रहा है, उसका जो नष्ट हो रहा है। जैसे आप लोग ताजमहल पे सुने होंगे कि अम्ल वर्षा के द्वारा ताजमहल का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों का कारण होती है। मतलब कि अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, उनमें से क्या क्या होता है। तो इसका जैसे कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो उनमें रहता है, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है किसमें, अम्ल वर्षा में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। धरती पर जो है अलवण मतलब कि लवणीय जल तो धरती पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अलवणीय जल जो है यानी कि मीठा जल जो है बहुत ही कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि कुल अलवण जल की मात्रा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसमें जो मीठे जल सबसे अधिक है, नदियों में, झरने में, ग्लेशियर या हिमनदी में या जलप्रपात में। तो आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हो, ग्लेशियर या हिमनद में जो है इसमें जो है अलवण जल अधिक पाया जाता है, यानी कि मीठा जल इसमें अधिक पाया जाएगा ग्लेशियर और हिमनद में। बाद बाकी आपका जलप्रपात हो गया, झरने हो गया, नदियाँ हो गया, ये सारे जो है लवणीय जल होते हैं इनमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही बात है। उसके बाद इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही बात है। और जल का घनत्व 100 डिग्री से पर सर्वाधिक होता है। उसके बाद है पदार्थों की तीनों अवस्था में जल विद्यमान होता है, ये भी सही बात है। लेकिन जल का जो घनत्व होता है 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, ये बात मतलब कि गलत बोल रहा है। तो इसलिए नेगेटिव में आपका क्वेश्चन है, तो नेगेटिव का आपका नेगेटिव में जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है डेंसिटी, ये गलत बात है, इसीलिए आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व अधिक होता है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। तो रीता जो है अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार का व्यवस्था को कहते हैं जिसमें चाचा चाची हो, दादा दादी हो, माता पिता हो और भाई बहन हो। तो वह सारा परिवार क्या कौन सा परिवार कहलाएगा, एक संयुक्त परिवार कहलाएगा। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं, वे कौन सा परिवार होगा, संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पेने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं को भोजन के लिए प्राथमिक
प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सा खाद्य संबंधी प्राथमिकता चुनेंगे? मतलब पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की जो है भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री का सेवन करेगा, वही आप लोगों को बताना है। दूसरा पशुओं का मांस खाएगा, घास एवं शाक खाएगा, फल खाएगा या अनाज खाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? घास एवं शाक बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो मतलब कि जो है पौधा आपका खारे जल यानी कि लवणीय वाला जल में जो है मतलब कि उगते हैं तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? तो आपको बताना है हेलोफाइट या मेसोफाइट, जेरोफाइट या हेलिपोफाइट बोला जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। जो पौधे जो खारे जल में उगते हैं उसे जो लवणोद्भिद या हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? लवणोद्भिद या हेलोफाइट। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जो रंग चित्र, क्या लिखा है? जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला संबंधित है। मतलब चित्रकला काठी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। महाराष्ट्र होगा या राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर? तो आपका महाराष्ट्र 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो काठी चित्रकला जो है कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए। मतलब कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। मतलब कि जो आदिवासी लोग जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो कौन सा आदिवासी है आप लोगों को बताना है। संथाली जनजाति, ये नहीं होगा, ये झारखंड वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है गद्दी जनजाति, गौंड जनजाति, उसके बाद है आपका सहाविया जनजाति। तो गद्दी जनजाति आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत का मूल निवासी है गद्दी जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? बताना है कि मिजोरम का कौन सा प्राचीन नृत्य है। तो आपका चेरावो, मतलब कि चेरावो नृत्य जो है आपका प्राचीन नृत्य है कहाँ का? मिजोरम का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी जो है गरबा गुजरात, उसके बाद है आपका सतरिया जो कि असम हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे मिजोरम का कौन सा हो जाएगा? चेरावो, इसका नृत्य जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष पर गई थी, जो कि भारत के करनाल हरियाणा की रहने वाली थी, अमेरिका मूल के निवासी थे, तो यह अंतरिक्ष पे जो गई थी तो इनका कब निधन हो गया था? तो 2003, मतलब 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2003 को जो है इनका मृत्यु, जो कि कोलंबिया शटल यान के द्वारा गई थी, तो वहाँ से लौटने के क्रम में जो है इनका मृत्यु हो जाती है 2003 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। क्या है? पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनाव में अपना घोंसला बनाते हैं? तो कौन सा पक्षी ऐसा जो अपने घोंसला जो पेड़ के तनाव में बनाते हैं? कौवे, बसंत गौरी यानी कि बारबेट, शंकर खोरा यानी कि सनबर्ड, दर्जिन। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका बारबेट जो है बसंत गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पक्षी क्या करते हैं? पक्षी जो है पेड़ के तनाव में अपना घोंसला बनाते। कौन? बसंत गौरी, बारबेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक महामारी। क्या है? वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। तो वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी की भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को क्या बोला? बढ़ाने के लिए कहा। तो यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी से क्या होता है? दृष्टि निर्माण होता, ये गलत बात हो जाएगा। यह दांतों एवं अस्थियों की स्वस्थ रखता। उसके बाद इसमें
दौता और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। उसके बाद इसमें भूख बढ़ती है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ये बात आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। यह क्या करता है? संक्रमण के विरुद्ध, मतलब कि जो वैश्विक महामारी हुआ था उस समय डॉक्टर ने बोला कि आप लोग जो है विटामिन सी का भरपूर मात्रा में यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, भोजन पे लीजिए, इसका जो मात्रा है उसको बढ़ाइए। तो क्यों बढ़ाने के लिए कहता था कि इससे जो है आपका क्या संक्रमण में जो होता है कि संक्रमण के विरुद्ध जो है आपके अंदर जो है मतलब कि लड़ने की ताकत क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो मतलब कि होगा वायरस, उससे जो है लड़ने में मदद करेगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? विटामिन सी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों में इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षकों ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? मतलब कि जो भोजन हम खाते हैं उसकी शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। तो शिक्षक ऐसा क्यों कहा? बच्चों में किस चीज़ का मतलब कि भाव जागृत होगा, किस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा होगी, इसके लिए बच्चों को शिक्षक ने ऐसा कहा। पहला ऑप्शन है पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, प्रश्नों का सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। उसके बाद अगला है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है विद्यार्थियों के अंतर्बोधी, तो विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, तो अन्वेषण, खोज, ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के अध्यापक, कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रतिक्रिया कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? तो कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करता है, मतलब कि आयोजन करते हैं। तो इस क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रतिक्रिया कौशल का बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों का पहचानना, अवलोकन तथा मॉडल निर्माण करना। ये ऑप्शन आप लोग 3 वाला जो पढ़ रहे हैं, अवलोकन तथा मॉडल, मतलब कि अवलोकन किसी चीज़ का क्या करेगा? अवलोकन करेगा तथा मॉडल का निर्माण करेगा। ये पॉजिटिव ऑप्शन है आपका, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला है जल में वस्तुओं की घुलनशीलता। क्या है? जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ों लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? मतलब कि जो शिक्षिका है ईवीएस की, तो अपने छात्रों से कहता है कि आप लोग चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। तो क्यों मतलब कि लाने के लिए कहती है, वही आप लोगों को क्या करना, बताना है। तो इसमें से ऑप्शन आप लोग सारे पढ़ेंगे, जैसे है कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को सीखने के लिए क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है। छात्रों को सीखने के लिए सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करना आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। उसके बाद है छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनका ज्ञान निर्माण आसानी से हो सके, ये सही बात है। छात्र अपने स्थानिक ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करे, ये भी सही बात है। यानी कि सी और कौन, सी और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सी और डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। पदार्थ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ये जो एक थीम है आप लोग इसे याद कर लेंगे कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये जो है पर्यावरण अध्ययन का थीम है। तो 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों की पाठचर्या में लिया गया है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, उसके बाद जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा।
तो आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बाल मजदूरी एवं वर्ग जो असमानता है ऑप्शन नंबर 1, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमेशा देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना है। तो इस तरह की बातें जो है क्या हो जाएगा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता के बारे में उसे संवेदनशील बनाया जाता है। ये सारे सामाजिक मुद्दा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्राथमिक स्तर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के जो ईवीएस जो पुस्तक होते हैं उनमें से सबसे मेन उसका जो है विशेषता क्या है। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी अवधारणाओं मतलब कि रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन के रूप में हतोत्साहित करने का प्रयास। उसके बाद आगे है आपका सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये तो गलत ही हो जाएगा, केवल वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर में आप लोग पढ़िए, रटने द्वारा सीखने को सचेतन के रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रटने की जो क्रिया है उसको क्या कर देना है, हटा देना है, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक होती है कहानी एवं वर्णन के उपयोग के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, ये मतलब कि निम्न में से कौन सा है कारण है। तो ऑप्शन ए है, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, विद्यार्थी जो है तदानुभूति का अनुभव करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को स्वयं कहानी एवं वर्णन को पढ़ने में आनंद आता है, ये उतना ज़्यादा सटीक नहीं है। कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, ये भी उतना सही नहीं लग रहा। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। आसानी से कोई भी शिक्षक जो है नाटक एवं भूमिका को रूपांतरित नहीं कर सकता, उसे जो पहले से योजना बनानी पड़ती है। उसके बाद ऑप्शन 1 में आप लोग जब पढ़िएगा, ऑप्शन ए को पढ़िए आप लोग, तो इसमें है कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव करते हैं। जब किसी भी कहानी का वर्णन जो है उसके जो है मतलब कि पात्रों के द्वारा किया जाता है, तब बच्चे क्या करते हैं, आसानी से उस तदानुभूति का अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा, तो ये सारे बात को बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा मूल्यांकन जो आवृत्ति है बच्चे के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जो है प्रतिदिन, प्रति माह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में जो शिक्षण अधिगम होते हैं उसमें जो प्रतिदिन मतलब कि यदि उसके सीखने सिखाने के लिए मतलब कि ईवीएस का जो मूल्यांकन होगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा और अच्छा होगा, तो प्रतिदिन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। ईवीएस की जो अध्यापिका है मीरा, उसे शांत कक्षा पसंद है तथा वो अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करे। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे। तो ईवीएस की एक अध्यापिका है मीरा, उसको जो शांत कक्षा ज़्यादा पसंद है और वो अपने विद्यार्थियों को क्या बोलती है कि बैठकर अपना कार्य करो। तो इसके लिए जो है किस बात को संकेत कर रहा है, बच्चे किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। व्यक्तिगत सीखना से, सहपाठी द्वारा सीखना, तो ये सहपाठी द्वारा सीखना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है मित्रों से मिल के जो चीज़ सीखेंगे इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे को क्या बोल रहे हैं, अपने अपने जगह पर बैठ के सीखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। मतलब कि उत्तर का मूल्यांकन सही या गलत रूपों में
तथा उनके अंक क्या हो, संख्यात्मक हो। ये बात मतलब कैसी होनी चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए। उत्तर में छात्रों का मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये सही बात है। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, मतलब कि इस गुणात्मक वाली बात जो है बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी और सी किस में है, 3 में, तो बी और सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता, क्या है, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएंगे, इसके लिए अनुदेशन। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रहण करने के लिए कहना। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। ये सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद, मतलब बच्चे को बोला जाना चाहिए कि आपका अपना परिवार और समुदाय के आदमियों से जानिए कि किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है, किसको कौन सा चीज़ पसंद है। तो इन सारे बातों को जब बच्चे मतलब कि समझेंगे, जानेंगे, तब उसको जो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि मज़ा आने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोनाल्ड रॉस की कहानी। क्वेश्चन है आपका, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इस स्थान देने का उद्देश्य क्या है, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। जो रोनाल्ड रॉस है आपके जो साइंटिस्ट है, उसका जो है अध्याय को जो पर्यावरण अध्ययन में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को खोज करने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इस दृष्टिकोण को करने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ए, बी और सी, यानी कि विद्यार्थियों को खोज करने के लिए भी मौका मिलेगा, उससे प्रेरित होगा, और विद्यार्थी को मलेरिया और मच्छर के संबंध में जोड़ने में सहायता हो, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया मच्छर के बारे में भी बताए हैं। तो वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इस दृष्टिकोण का भी समझ बच्चों में बढ़ेगा। तो तीनों ऑप्शन आपका ए, बी, सी यानी कि चौथा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना बनाने के लिए सबसे उचित विशेषता को पहचानिए। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजनाओं का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजनाओं का संकलन है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यह विषय वस्तु ऑप्शन नंबर जो आप लोग जाएंगे, यह विषय वस्तु के बड़े भाग का गहन क्या है, योजना है। तो यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की क्या है, गहन योजना है। इसे आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। उन्हें स्पर्शी स्वरूप में बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी गई जाए। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं एवं क्रियाकलापों के साथ किया जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य जो है विषय वस्तु देना। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाना। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने की सबसे उचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इसमें सम्मिलित करने का क्या कारण है। जो थीम अध्याय में जो है थीम है यात्रा में बछेंद्री पाल का जो पर्वत पर जो चढ़ी थी एवरेस्ट की चोटी पर, इसको रखा गया। तो क्यों रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में है, यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने की आयु चुनौतियों का वर्णन करता है। उसके बाद है, यह अध्याय सामूहिक कार्य को
की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी यानी कि चारों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए, बी, सी, डी। तो यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 यानी कि सारा सही है। तो इस तरह से आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। तो ये था कुछ आज का जो है ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।